गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञातार्चया। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तो नमस्कारं करोमि। आज के इस होलिस्टिक हेल्थ की क्लास में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को हमारा सादर प्रणाम। पिछले 2 सेशंस में हम लोग गुरुदेव ने हमको वही जिस बुक से हम लोग इस होलिस्टिक हेल्थ की क्लासें इस बीच में कर रहे हैं, हाउ नॉट टू डाई फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। तो हार्ट डिजीज के बारे में पिछली बार और हाइपरटेंशन के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें हमने पाया कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर केवल हार्ट को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, ये ब्रेन को भी नुकसान पहुंचाता है, आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है और हमें तमाम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और किडनी फेलियर हो सकता है। इसलिए ये केवल एक ऑर्गन से रिलेटेड नहीं, सारे शरीर से ही रिलेटेड ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। आज इसी क्रम में आगे हम लोग लिवर डिजीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव चाहते हैं हमसे कि हम लोग प्रेरणा दे रहे हैं कि हम लोग, लिवर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या बीमारियां लिवर की होती हैं और हम लोग कैसे उनका बचाव कर सकते हैं। ये आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करते समय डॉक्टर ग्रेगर ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण पेश दिया था उन्होंने, कि जब वो मेडिकल वार्ड में काम कर रहे थे तो एक पेशेंट का उन्होंने देखा एंडोस्कोपी करते हुए कि उसके एसोफेगस के लोअर एंड में एक गुच्छक सा बना हुआ ब्लड वेसल्स का था, और उसको फॉलो करते करते उन्होंने देखा कि 1-2 दिन में ही उस पेशेंट की डेथ हो गई। तो लिवर डिजीज इसी तरह का, उसी प्रकार का एक मेरे सामने भी एक केस, जब मैंने अपना मेडिकल करियर शुरू किया था, MBBS पास करने के बाद जब मैं इंटर्नशिप और हाउस जॉब कर रहा था, उस दौरान मेडिकल वार्ड में एक पेशेंट मेरे पास भी आया। मैं एक पेशेंट वार्ड में भर्ती था जिसको हम लोग फॉलो कर रहे थे, उसको ट्रीट कर रहे थे। उसकी उम्र लगभग 25-26 वर्ष की थी। बहुत अच्छा वजन था उसका, बहुत सुंदर हैंडसम देखने में था। पता चला कि उसको पेट में कुछ तकलीफ हो रही है, पेट में सूजन हो रही है और थोड़ा हल्का पीलिया हो रहा है। तो जांच करते हुए उसके कुछ लिवर फंक्शंस जो है डिरेंज पाए गए थे। देखते देखते हम लोग 1-2 दिन में ही हमने देखा कि उसको जब पेट में सूजन हो रही है और वो खाना नहीं खा पा रहा था, कुछ ड्रिप उसको लग रही थी, IV फ्लूइड्स उसको दिए जा रहे थे, तो अचानक ही उसको मुंह से ब्लीडिंग हुई। और देखते देखते थोड़ी देर उसको काफ़ी हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह दिए, उसका काफ़ी मैनेजमेंट करने की कोशिश की, उसको रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। तो ये दिखाता है कि जिस तरह से हम और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, हार्ट डिजीज वगैरह के बारे में, किडनी फेलियर वगैरह के बारे में करते हैं, उसी तरह से लिवर डिजीज भी कोई कम नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। लिवर का भी हमें उसी तरह से बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, और लिवर डिजीज एक बार हो गए तो उनको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हालांकि लिवर डिजीज इतना अपने आप होने वाली बीमारी नहीं है, उसमें हमारे ही बहुत सारे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारी अपनी खान पान की आदतें हैं, हमारी अनियमितता हैं, वो सब काम करती हैं, उनका कारण बनती हैं। तो हम लिवर, जिसको हम लोग जिगर भी कहते हैं कई बार, यकृत हिंदी में वर्ड इसका है, यकृत की बीमारियां, और ये हमारे शरीर का राइट साइड में हमारे स्टमक के साथ में लगा हुआ, जहाँ रिब्स होती हैं, हमारी लोअर लिप्स के लोअर एंड पर ये ऑर्गन स्थित होता है, जो हमारी
शरीर का लगभग सबसे बड़ा अंग होता है। इसका वजन 1.5 से 3 किलोग्राम होता है और इस लिवर में लगभग 5 लिवर के पास लगभग 500 प्रकार के फंक्शंस होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काम करता है। इतना बड़ा ऑर्गन है कि जिसको लगभग 500 किस्म के फंक्शंस उस ऑर्गन को करने होते हैं। सबसे पहले लिवर हमारे रक्त में आए हुए अनुपयोगी अनवांटेड गैस जिनको कह सकते हैं वो बाहर करता है। जो भी हम भोजन में खाते हैं वो सीधे हमारे शरीर में पहुंचता है। लिवर एक सिक्योरिटी गार्ड बाउंसर की तरह से काम करता है। वहां पर आंतों से खून पहले जिगर में आता है जहां पर हमारी आंतों से एब्जॉर्ब किए गए खाद्य अवयव मेटाबोलाइज होते हैं। इसका मतलब है कि जो हम खाना खाते हैं तो वो हमारी जो आंतों की दीवारों पर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनसे वो खाना एब्जॉर्ब होता है। फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, जो जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो सारी चीजें एब्जॉर्ब होकर के वो पोर्टल वेन्स के थ्रू हमारे लिवर में आते हैं। हमारे लिवर को 2 किस्म के वेसल्स जाती हैं। एक तो आर्टरीज हैं जो हमारे हार्ट से पंप करते हैं खून को, और दूसरा जो लिवर पोर्टल वेन्स हैं वो भी हमारे हार्ट की तरफ, वो पोर्टल वेसल्स हैं, वो आंतों से उस एब्जॉर्ब किए हुए, आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब किए हुए मेटाबोलाइट्स को, जो भी खून है उस खून के माध्यम से वो लिवर में पोर्टल वेसल्स के माध्यम से लिवर में आता है और वहां पर उसको वो मेटाबोलाइज करता है लिवर, और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है। हम क्या खाते हैं, जिगर को सबसे पहले उसका प्रभाव झेलना होता है। क्यों? जब हमने खाया तो हमारी इंटेस्टाइन्स में गया, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर सीधे वो लिवर में आ रहा है। जिगर के स्वास्थ्य पर उसका सीधा असर होता है। जैसे आयरन है, बी कॉम्प्लेक्स, B12 है, कॉपर है, उनको डिस्पर्स करता है। बाइल प्रोडक्शन करता है लिवर। बाइल प्रोडक्शन में वो डाइजेस्टिव जूसेज बनाता है जो आगे चल करके वही जूस जो है हमारे खाने को पचाने में भी काम करते हैं। आंतों में भेजता है वो बाइल डक्ट के थ्रू, और आंतों में फिर उसका हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम आंकड़े देखते हैं तो लगभग 60,000 लोग अमेरिकन का, जो इस बुक में जिक्र उन्होंने किया है, हर वर्ष लिवर की बीमारियों से वहां पर मरते हैं, और मौत का आंकड़ा जो है वहां पर हर वर्ष बढ़ रहा है। 4% हर वर्ष बढ़ रहा है। अगर जिस तरह से वहां पर बीमारियां हो रही हैं उस तरह से देखा जाए तो हर वर्ष ये आंकड़ा बढ़ रहा है। कुछ यकृत बीमारियां जैसे आयरन ओवरडोज वगैरह है, हीमोक्रोमेटोसिस उसको बोलते हैं, वो फैमिलियल भी होते हैं, वो अनुवांशिक भी बोली जाती हैं, और कुछ अन्य बीमारियां हैं जिनको हम लोग अभी सुनते हैं, जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम कई दवाएं लेते हैं उनसे भी कुछ परेशानी लिवर में उसका टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। और अगर देखें कि हम कई एंजाइम्स वगैरह लिवर में होते हैं जो खाने को हम लोग ले रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो एंजाइम्स भी उसको जो फूड अवयव हमने वहां लिए उनके एब्जॉर्प्शन में, उसके ब्रेकडाउन में, उसके जो डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में काम करता है। जैसे अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो अगर लिवर में जाता है तो उसके लिए वो टॉक्सिक होता है। वहां पर उसे यूरिया में, जो लेस टॉक्सिक हो, उसमें प्रोडक्ट में लिवर कन्वर्ट कर देता है उसको। और जब जिम में हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ग्लाइकोजन एक जो हमारी शरीर में है, लिवर में पहुंच रहा है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और वो मसल्स के लिए एनर्जी का काम करता है। ये हुआ जो लिवर के फंक्शंस हैं, मेनली किस तरह से क्या क्या काम उसका होता है। 500 टाइप के लगभग फंक्शंस उसमें हमें सुने बताए हैं इन्होंने। तो अब हम देखें तो ये जो बीमारियां हैं उसमें क्या खास तौर पर क्या लक्षण होते हैं, लिवर की बीमारियों के खास लक्षण क्या होते हैं। इसमें मुख्य लक्षण जो है वो बहुत अधिक वजन कम हो जाना, एकदम वजन कम होते जाना, घटते जाना, अत्यधिक कमजोरी या फटीग कहते हैं जिसको, बहुत कमजोरी हो रही है उसको, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी आना, जीभ मिचलाना, बदन में सूजन, सारे शरीर की खुजली, पीलिया। खुजली होती है जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है बॉडी में, वहां जब हमारा लिवर से जो बाइल प्रोडक्ट्स
आंतों में जाते हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, बाइल कॉमन बाइल डक्ट में कोई परेशानी है, आंतों में नहीं जा पा रहा है या ज्यादा बन रहा है, तो उस समय जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है तो उससे सारे शरीर में खुजली होती है। बिलीरुबिन अधिक बन रहा है तो बिलीरुबिन अधिक, उसमें पीलिया हो जाता है उसको। तो ये जो है अब किस तरह से लिवर को नुकसान होता है इसको हम देखेंगे। तो क्या क्या हमारे लिवर के डिजीजेज हैं जिससे हमारे जिगर को, यकृत को नुकसान होता है। उसके खास खास जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं वायरल टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स जो होते हैं क्यों होते हैं? तमाम वायरल हेपेटाइटिस हम लोग सुनते हैं कि जिगर में सूजन हो गई, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, 4-5 किस्म के जो हेपेटाइटिस हैं वो अभी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे आगे इसके बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा सकते हैं हर डिजीज के बारे में, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं। सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं जिसमें लिवर श्रिंक करने लगता है, उसका फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रस टिश्यूज पहले उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसके बाद सूजन होती है और वो जो टिश्यू है वहां पर फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, तो फिर उसमें जिगर श्रिंक करने लगता है। गॉल स्टोन्स बनते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं और लिवर कैंसर जैसी तकलीफ हो जाती है। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ए हो सकते हैं। गिलबर्ट सिंड्रोम टाइप का एक भी हेरिडिटरी टाइप का डिजीज है। और एक फैसियोलोसिस है, फैसियोला हेपेटिका, एक पैरासाइट होता है जो आंतों से अब्जॉर्ब होकर लिवर में चला जाए तो लिवर को काम करने में, उसके फंक्शंस में डिस्टर्ब करता है, वो इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर लिवर में। उसको फैसियोला हेपेटिका बोलते हैं, उसको बीमारी को कहते हैं फैसियोलाइसिस। ये बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये हो जाते हैं तो इसमें डिवॉर्म वगैरह करना पड़ता है और पेशेंट ठीक हो सकता है। लिवर जब फैट का ज्यादा एक्युमुलेशन जिगर में हो जाता है, फैटी डिपोजिशन हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं फैटी लिवर डिजीज। फैटी लिवर डिजीज कैसे होता है? इसमें एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ फैट, अलग लिवर में अगर बहुत ज्यादा फैट जमा हो रहा है तो उसको फैटी लिवर हो सकता है। वो कैसे होता है? इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ लिवर हो सकता है उसमें, वहां जाके हमारे खाने में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके वो लिवर में गया, लिवर में जो है फैट ज्यादा मेटाबोलाइज नहीं हो पाया और वहां इकट्ठा हो गया, तो वह एक किस्म से परमानेंट डैमेज लिवर को करने लग जाता है। ये इसका खास जो मुख्य कारण है वो है अल्कोहल का सेवन, अत्यधिक अल्कोहल का सेवन और अनहेल्दी डाइट जो है। जेनेटिक्स भी कई बार उसमें काम करती है। ओबेसिटी जो मोटापा है वह है, ये फाइनली जो है एक लिवर फेलियर में बदलने लगता है। इन समस्याओं का एक बार हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं होता, केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके, हेल्दी खाना खा करके, शराब के सेवन से बिल्कुल बंद करके ही वो उसमें कुछ हद तक फायदा हो सकता है। तो हेपेटाइटिस में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो जाता है, तो ये डिफरेंट वायरल, जो वायरल हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ये वायरसेज होते हैं। और आयरन ओवरलोड भी कई बार लिवर में हो जाता है, उससे भी उसके लिवर फंक्शंस में प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो है हेमोक्रोमेटोसिस वाला जो प्रॉब्लम है वो नॉर्वेजियन जनरेशन उनको लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। गिलबर्ट सिंड्रोम भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बिलीरुबिन का जो ब्रेक डाउन है वो हैम्पर हो जाता है, उससे उसको जॉन्डिस हो जाता है। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉमन ये बीमारी नहीं है। लिवर फेलियर अगर हम देखें तो ये ग्रेजुअल भी हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है और सडन भी हो सकता है। और अगर देखा जाए तो अगर एक बार लिवर फेलियर हो जाता है तो वो उसकी जो अपने लिवर के फंक्शंस हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। सारे वर्ल्ड में देखा जाए तो लगभग 7.5 लाख लोग सारे वर्ल्ड के हर साल 7,45,000 लोग लिवर कैंसर से मरते हैं और लगभग 10 लाख लोग लिवर सिरोसिस से अपनी जान गंवा रहे हैं हर वर्ष। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, आपको बता रहा था, तो वो लिवर सिरोसिस का ही केस था जिसके बारे में पहले हमारे एग्जांपल इस बुक में भी दिया गया है। तो ये भी सिरोसिस हो जाता है, सिरोसिस से लिवर काम करना बंद कर देता है और जो है उसके पास जो ब्लड वेसल्स से ब्लड लिवर में आ रहा है वो ना आकर के फूल जाती हैं और वहाँ पेट में सूजन हो जाती है
और ब्लीडिंग भी होने लगती है और एसाइटिस हो जाता है पेट में, पेरिटोनियम में वो फ्लूइड जमा हो जाता है और ब्लीडिंग से उनकी डेथ भी हो सकती है। यदि लिवर डैमेज एक बार हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो वायबल जो ऑप्शन उसका है केवल लिवर ट्रांसप्लांट ही रह जाता है। उसको कोई ठीक करने की कोई दवाइयां नहीं होती और कोई न किसी और तरीके से उसमें ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर वो उसका एंड जो होता है वो लिवर कैंसर की तरफ या लिवर फेलियर की तरफ पहुंचता है। तो आप इसमें और आगे देखें तो हम लिवर की बीमारियों से हम लोग बच कैसे सकते हैं, ये है हुई। अभी और बीमारियों के बारे में चर्चा होगी। बैलेंस डाइट अगर लें, हेल्दी लाइफस्टाइल करें, लाइफस्टाइल को अपनाएं, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें, सर्टेन लेवल तक काम मतलब अपना डेली रूटीन बनाएं, बैलेंस डाइट लें जिससे शरीर को जरूरी अवयव हैं जैसे हाई क्वालिटी प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सब विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, उतना खूब उसको पानी भी रोज मिलता रहे और ये सारी चीजें उसको बैलेंस डाइट में बैलेंस उससे मिलता रहे, तो उस करते हैं तो लिवर की बीमारियों से बचाव हो सकता है। और आप इसके साथ साथ जो है कंजम्पशन, अल्कोहल के कंजम्पशन को लोग अब आजकल एक बहुत बड़ा फैशन बन चुका है। शराब जहाँ देखो वहाँ सब लोग जो है एक इन्होंने सोसाइटी में सिंबल बन गया है अच्छी लिविंग का, अपने बड़प्पन का, अपना किसी का भी किस तरह से देख रहे हैं। ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, सभी घरों में सभी लोगों को देखना मिल रहा है। आज हमारे कुछ लोग, हम ऑफकोर्स अपने गायत्री परिवार के लोग, तो बहुत सारे लोग इस समस्या को नहीं शायद झेल रहे होंगे, मुझे लगता है कहीं कहीं बहुत लोग झेल भी रहे होंगे। और इन बीमारियों से और बचने के लिए और भी कुछ हमारे जो हैं एयरबोर्न प्रॉब्लम्स हैं उनको, जैसे कोई गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं वहाँ जहाँ पर आपको ये फैसियोलेटा पैरासाइट्स वगैरह से बचना है तो वहाँ पर ग्लव्स लगाए जाएं और मास्क पहना जाए और घरों का जो है वेंटिलेशन प्रॉपर रखा जाए। इस तरह से और जो है बच्चों को भी और बड़ों को भी, जो भी जिनको टीका नहीं लगा है, हेपेटाइटिस बी वगैरह के टीके लग जाएं। और साथ में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं उनमें से ये विटामिन में जो हेपेटाइटिस सी भी एक आता है जिसको बहुत ही ज्यादा आज दुनिया में लोग इससे प्रभावित हुए हैं और कैंसर तक इससे आगे हुआ है। तो ये अपना वजन पर नियंत्रण भी बहुत जरूरी है लिवर की बीमारियों से बचाव के लिए। जंक फूड को जितना कम से कम हो सके लेना चाहिए। शुगरी ड्रिंक्स को बिल्कुल जहां तक हो सके नहीं लेना चाहिए। शुगरी ड्रिंक जितने भी हम लोग कोला और पेप्सी वगैरह कहते हैं वो सारी ओबेसिटी का एक मुख्य कारण होते हैं। इसलिए जो है रेगुलर चेकअप अपना होते रहना चाहिए। तो अगर लिवर में एक बार प्रॉब्लम्स आई हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा है और लिवर फंक्शंस अगर हमारे खराब हुए हैं तो हमें जो अपना चेकअप रेगुलर अपना कराते रहना चाहिए। अल्कोहलिक लिवर डिजीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो 2000 में सन 2000 में एक जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने उन्होंने एक जो बीमारियां हैं उनको क्लासिफाई किया कि कितने स्टडीज में कि कौन सी मुख्य बीमारियां हैं जिनकी वजह से डेथ्स हो रही हैं। तो उसमें से उन्होंने ये पाया कि नंबर 1 2000 की बात, फर्स्ट नंबर पर उन्होंने तंबाकू को रखा। तंबाकू का यूज, सिगरेट वगैरह, बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू का सेवन, खासतौर पर यूएस की स्टडी थी तो यूएस के बारे में ये दिया गया। वहाँ सिगरेट स्मोकिंग सबसे ज्यादा कॉमन है। और डाइट में जो है लापरवाही, जंक फूड वगैरह हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आज जो खाने पीने में जो डिब्बा बंद है और प्रोसेस्ड फूड है और इस तरह की चीजें जो है, इनएक्टिविटी सबसे ज्यादा उन्होंने ये जो एक दूसरे नंबर पर ही डाइट और इनएक्टिविटी को, कर्मण्यता है, वहाँ के लोग काम नहीं करते। जो भी आप लोग कोई अगर यूएस गए भी होंगे तो देखने में वहाँ मिलता है तो वहाँ का जो युवा भी है तो वहाँ हमारे दुनिया के लोग वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ का युवा काम नहीं करता है। वो अकर्मण्यता उसको कह सकते हैं, इनएक्टिविटी है। और अल्कोहल का सेवन है। अल्कोहल का सेवन सबसे ज्यादा सभी जगह युवाओं में भी आज काफी हद तक बढ़ चुका है। इसलिए अल्कोहलिक लिवर डिजीज का एक सबसे बड़ा जो कारण ये है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो अल्कोहल सबसे बड़ा कारण
लिवर डिजीज का बन रहा है। तो अल्कोहल रिलेटेड डेथ्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो डेथ्स होती हैं वो हम लोग यहाँ भी देखते हैं कि लोग जो अल्कोहल से डेथ होती हैं वो सभी की जरूरी नहीं है जो अल्कोहल से लिवर डैमेज से होती हैं। हमारे यहाँ भी यही होता है, शराब पी के आता है, रात को 4-4 5-5 लोग गाड़ी में होते हैं और सारे खत्म हो जाते हैं। वो अगर हम देखा जाए तो हमको वो डेथ जो है वो एक्सीडेंटल डेथ तो जरूर हुई है, लेकिन उसका कारण क्या था? कारण तो उसका अल्कोहल था ना। इसलिए जो है अल्कोहल रिलेटेड डेथ्स में हम उनको भी, उन डेथ्स को भी गिनेंगे जो शराब पीने से, अंधाधुंध गाड़ी चलाने से अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो भी रहा है, और अल्कोहल अधिक लेने से उसके जो ब्लड में अगर शराब की मात्रा ज्यादा चली गई, अल्कोहल ज्यादा है, तो उसका अपने ब्रेन पर नियंत्रण खत्म हो जाता है और इसके साथ वो एक्सीडेंट कर मारता है या फिर उसका लिवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। तो लिवर में क्या होता है? लिवर में उससे इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होने लगती है, फैट जमा होने लगता है और स्कैरिंग होने लगती है। लिवर जो है फिर फेलियर हो जाता है धीरे धीरे। तो वहां पर इन्होंने अपना डिफरेंट जो है एक्सेसिव ड्रिंकिंग किसको कहते हैं, इसमें हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है कि कौन सा कितना पीते हैं। वहां तो सभी लोग, लेडीज भी ड्रिंक करती हैं, आदमी भी ड्रिंक करते हैं, और कितना पीते हैं कितना नहीं पीते हैं उसमें ये बताया कि महिलाओं में छोटी मात्रा में ही ज्यादा नुकसान शराब करती है पुरुषों के कंपेरिजन में। तो और अगर इसको अगर शराब पीने से 3 सप्ताह से कम में ही फैटी लिवर बन सकता है। किसी किसी को ये स्टडी किया गया, ये देखा गया है कि उसने आज अगर शराब पी है तो 3 हफ्ते के अंदर ही उसको लिवर डिजीज और फैटी लिवर बन सकता है। लेकिन अगर वो तुरंत बंद कर दे, उसके बाद ना पिए, तो 4 से 6 सप्ताह में उसको वो लोग ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन लिवर स्कारिंग जो हो चुकी है, जो नुकसान हो चुका है, उसको बंद करने में काफी समय लग सकता है, या वो धीरे धीरे बंद भी हो सकता है, ठीक हो सकता है। एक बार अल्कोहल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, जिसको लिवर इन्फ्लेमेशन डायग्नोज हो गया, तो वे लोग शराब पीना अगर छोड़ देते हैं तो 90% लोग अब है 3 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, या 18% लोग लिवर सिरोसिस, इर्रिपेरेबल स्कैरिंग ऑफ लिवर डेवलप कर जाते हैं। तो कुछ लोग उसके वजह से ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक बार डैमेज हो गया लिवर तो उनका ये जरूरी नहीं है कि वो लोग सभी लोग ठीक हो जाए। बहुत सारे लोग, लेकिन अगर वो दोबारा हाथ नहीं लगाते हैं, दोबारा नहीं पीते हैं, तो वो एक बार की गलती की हुई कुछ हद तक ठीक हो सकती है। एक स्टडी 10,000 पुरुषों और महिलाओं में हुई, जिसमें उन्होंने 17 वर्ष तक चली है। शोध में पाया कि जो रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज करता है, स्मोक नहीं करता है, खाने में कम से कम एक बार फ्रूट्स और सब्जियां लेता है, उसके स्वास्थ्य में हार्ट और लिवर में डिजीज से बचाव हो सकता है, बशर्ते कि वह अत्यधिक शराब का सेवन न करे। अगर सब कुछ ठीक है, खाना भी ठीक खा रहा है, सब्जियां भी ले रहा है, स्मोक भी नहीं कर रहा है, शराब का सेवन करता है, ड्रिंक्स लेता है, तो भी उसका लिवर फेलियर हो सकता है। उसके लिवर फेलियर होने से उसको फिर आगे अगर डैमेज लिवर हो जाता है तो कोई भी उसका बचाव नहीं हो सकता। अब आगे तो हो गया लिवर अल्कोहलिक लिवर डिजीज के बारे में। आगे हम कुछ और कौन से और लिवर डिजीज है, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज दूसरा है, जिसको जो शराब की वजह से नहीं, किसी और कारणों से हो रहा है। एक शोध में कुछ पुरुषों और महिलाओं में 1 सप्ताह तक 2 बार फास्ट फूड मील्स, फास्ट फूड आप सभी लोग समझते हैं, अगर उनको जो तमाम आज मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें फास्ट फूड में कई बार ये लोग जो है फिजी ड्रिंक्स है, मीट है, इस सबको भी इंक्लूड करते हैं। अगर 2 सप्ताह तक उनको हम देते हैं, रोजाना दी गई, शुरू में उनके लिवर एंजाइम्स का लेवल देखा गया था, वो बिल्कुल नॉर्मल था, और 2 सप्ताह के बाद ही फिर उनके लिवर एंजाइम्स की स्टडी की गई, लिवर फंक्शंस की स्टडी की गई, तो पाया गया कि वो सब 2 हफ्ते में ही एबनॉर्मल हो चुके थे। इस तरह से 70 मिलियन लोग जो हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज से यूएस में सफर कर रहे हैं। क्रॉनिक लिवर डिजीज मतलब हर 3 में से 1 आदमी वहां पर ओबेसिटी का शिकार है, और फैट डिपॉजिट्स, लिवर में फैट डिपॉजिट होने का उसको बीमारी पाई गई है, जिससे
लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और कुछ सालों में ही उसको स्कैरिंग हो करके, सिरोसिस हो करके फिर लिवर कैंसर हो जाता है। तो इसका कारण क्या हुआ यहाँ पर? नॉन अल्कोहलिक, तो फास्ट फूड है, ये फिजी ड्रिंक्स हैं, मीट है और एक सोडा पिया जाता है, उससे उनका तो 15 दिन में ही जो है फैटी लिवर डिजीज का 40% चांस होता है। एक केन सोडा अगर डेली वो पी रहा है तो उसका लिवर फैटी लिवर होने के 15 दिन में ही चांस हो जाता है। अधिक एनिमल फैट, कोलेस्ट्रॉल और वेजिटेबल्स वगैरह वो नहीं ले रहा है तो भी जो है उसको ये फैट अगर एक बारी उसके जमा हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल युक्त वो खाना खा रहा है और तो उसको नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है, हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल ओवरलोड क्या होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल है ये एग, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, वो ऑक्सीडाइज होके चेन रिएक्शन करता है लिवर में, ठीक उसका होता है ज्यादा फैट्स जो हैं लिवर में जमा हो जाती हैं, वो फैट्स क्रिस्टलाइज फॉर्म में होती हैं और वो रॉट एक छड़ी जैसी बन जाती है लिवर में, और वहीं जो है उसको लिवर में इन्फ्लेमेशन, सूजन करने लगते, सूजन हो जाता है। उसको उस फैट सेल्स को हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम हमारे डिफेंस सेल्स मानते हैं, वो उसको एनवर्क करने को, खाने की कोशिश करते हैं उनको, फैट सेल्स को, क्योंकि वो फॉरेन बॉडीज है हमारे बॉडी के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स की तरह से जो बने हुए हैं ये, उनको व्हाइट ब्लड सेल्स लेते हैं तो वो उसी प्रोसेस में वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। कौन? हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उसको वो नहीं कर पाते हैं, उसके साथ में लड़ाई में वो खुद ही खत्म हो जाते हैं और उससे इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड जो है वो स्पिल होता है, जिससे सीरियस हेपेटाइटिस हो जाती है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर उससे बन जाता है, हो जाता है। इसके ये देखने के इसके तो इससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के भी बचने का जो उत्तम तरीका है, हम अधिक कैलोरीज को ना लें, कोलेस्ट्रॉल को कम से कम ना के बराबर लें, सैचुरेटेड फैट्स को ना लें और चीनी के इस्तेमाल को भी कम से कम करें। अब है वायरल हेपेटाइटिस। किस तरह के 4-5 किस्म की हेपेटाइटिस होती हैं। पहले हेपेटाइटिस ए है जो हमारे फिशेज जो मल द्वारा हमारे बॉडी में, हमारे मुंह से शरीर में जाती है, उसके लिए फूड बॉर्न डिजीज हम उसको कह सकते हैं, उसके लिए भी टीकाकरण है। उसको खूब अच्छी तरह से पकाया जाए, खाने को हाथ खूब अच्छी तरह से साफ, सूप वाटर से साफ किए जाएं। जो भी हम खाना लाए हैं बाहर से, जो चीजें, जो सब्जियां हैं या फल हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से धोया जाए, उसके बाद उनको इस्तेमाल किया जाए। हेपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड बॉर्न ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसके लिए भी आज सभी को हम लोग बच्चों में भी देखते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी समय से उसको हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाना शुरू कर देते हैं। खूब अच्छी तरह उसका वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए और बूस्टर डोज भी उसको मिली हुई होनी चाहिए। हेपेटाइटिस डी जो है वो उसी को हो सकता है जिसे हेपेटाइटिस बी हो रखा हो। इसलिए हेपेटाइटिस बी अगर वैक्सीन लगी हुई है तो हमारा हेपेटाइटिस डी से अपने आप ही बचाव हो सकता है। तो ये भी इंट्रावेनस ड्रग यूज से और अनसेफ सेक्स प्रैक्टिसेस से बढ़ने का इसका चांस होता है। हेपेटाइटिस सी भी इसी तरह से सबसे खतरनाक वायरल डिजीज माना जाता है हेपेटाइटिस सी को। ये हमारी जो निडल शेयरिंग से और इंट्राविन, जो हम लोग बच्चे लोग आजकल जो है ड्रग जिनको कह सकते हैं ड्रग एडिक्ट्स, जो निडल शेयर करके एक दूसरे को इंजेक्शन लगाते हैं और वो अपना दवाइयों को लेते हैं, उससे उनको हेपेटाइटिस सी की तकलीफ होती है और उससे लिवर का सिरोसिस, लिवर इन्फेक्शन हो जाता है। और उसके लिए अगर कोई इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। और इसके लिए एक स्टडी ने बताया है कि जो क्लोरेला है, ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं, वो कुछ हद तक हेपेटाइटिस सी में इफेक्टिव माना जा सकता है। ये कहा है हेपेटाइटिस के लिए कुछ ड्रग्स हैं, एंटीवायरल थेरेपी है, वो बहुत महंगी होती है, उसको हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। हेपेटाइटिस सी को इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट टू ट्रीट जिसको कह सकते हैं, उस तरह की बीमारी हमारी है जिससे उसको सिरोसिस हो सकता है और उसकी जान को खतरा आगे चल करके हो सकता है। हेपेटाइटिस ई का
जो है हेपेटाइटिस ई को जूनोटिक डिजीज कहा। जूनोटिक डिजीज है कि ये एनिमल टू ह्यूमन होता है, पहले जानवरों में तकलीफ होती है, उसके बाद उसको मनुष्यों में आती है। तो इसको रिजर्वायर पिग्स को, सुअर को इसका मेनली रिजर्वायर, प्राइमरी रिजर्वायर माना है। तो जो हेपेटाइटिस ई वायरस है वो पिग के मीट से आदमियों में जाता है, लेकिन ये मोस्टली अगर हो गया किसी को अगर इस तरह की तकलीफ हेपेटाइटिस ई, तो मोस्टली ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट वुमेन को ये होगा, तो 3rd ट्रिमेस्टर में अगर प्रेग्नेंट वुमेन को ये हो जाता है, तो ये पाया गया कि 30% तक लोग जो हैं उनको जान को खतरा हो सकता है, होता है। और कई लोगों की हेपेटाइटिस ई वायरस से ग्रस्त होने पर प्रेग्नेंट लेडीज की डेथ भी हो जाती है। इसके बाद और कुछ उन्होंने स्टडीज की हैं जिसमें अब आज वेट लॉस सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तमाम तरह तरह के सब जगह दिए जा रहे हैं, और लिवर डिजीज में दवाइयाँ दी जाती हैं। जो मतलब अलग अलग किस्म की मेडिसिन हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, उनके बारे में भी जो डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, नोनी जूस है, हर्बल लाइफ, कई उन्होंने अपने बुक में अपना उसका जिक्र किया है कि ये जो चीजें हैं ये जरूरी नहीं है कि जो आपका वेट ठीक करने के लिए या आपका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए जो ये क्लेम कर रही है कंपनियां, वो उतना हो ही। ये हो सकता है कि आपके जिगर को नुकसान पहुंचाएं, आपके यकृत उससे उनके द्वारा इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें स्कारिंग हो जाए, और आगे चल के आपको ये पता चले कि बहुत दिनों बाद जब नुकसान हो चुका है, ऑलरेडी लिवर को नुकसान हो गया है, तब हम उस समय पे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो है जो भी सप्लीमेंट्स हम लोग लेते हैं उनको खूब सोच समझ करके, परखे हुए, टेस्ट किए हुए, स्टडी की हुई चीजों को ही इस्तेमाल किया जाए। आगे इसमें उन्होंने बचाव के बारे में और लिखा है कि ओटमील जो हम लोग लेते हैं, ओटमील को, होल व्हीट ब्राउन राइस है, ओटमील है, इनको अगर हम यूज करते हैं, स्मोक कम करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, अगर हम सब्जियों फ्रूट्स को खूब अच्छी तरह से ज्यादा लेते हैं, फाइबर को काफी मात्रा में लेते हैं, और जो है इन ड्रग्स वगैरह से बचते हैं, शराब का सेवन कम से कम करते हैं, तो हमारे को लिवर डिजीज में काफी प्रोटेक्शन हमारा हो सकता है। 2013 की एक शोध संस्था, एक स्टडी में, जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स को बांटकर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें एक ग्रुप को उन्होंने ओट मिल दिया सुबह नाश्ते में, और दूसरे ग्रुप को ओट मिल से मिलता जुलता नाश्ता दिया गया। दोनों ग्रुप के पुरुष और महिलाएं थी, और दोनों ग्रुप ओबीज थी, मतलब मोटापा वाले, मोटे, कंपेरेटिवली मोटे लोग थे। वजन दोनों ग्रुप्स का ज्यादा था, लेडीज और जेंट्स दोनों थे उसमें। बाद में पाया कि उन्होंने कुछ 2014 में, लगभग 1 साल की स्टडी के बाद में, उन्होंने ये देखा कि जिस ग्रुप को उन्होंने नाश्ते में ओटमील दिया था, उनमें 90% लोगों ने वजन कम किया। और फिर देखा कि ओटमील लिवर के लिए नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में भी फायदा करता है और सूजन कम करता है, जबकि रिफाइंड अनाज हैं जो उन रिफाइंड अनाजों के खाने से बीमारी का रिस्क बढ़ता हुआ पाया उन्होंने। इसके अलावा ये भी कुछ स्टडीज उन्होंने वहां पर की कि पाया कि कुछ जो हमारे फ्रूट्स हैं उनमें, जैसे बेरीज हैं, अंगूर हैं, प्लम्स हैं, रेड कैबेज है, रेड ऑनियन है, सब्जियां ये क्रेनबेरीज हैं, प्लांट कंपाउंड्स ये हैं, और इनमें पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन्स कहते हैं उनको। वो अलग अलग कलर के होते हैं, पर्पल, रेड, ब्लू पिगमेंट इनमें होता है। तो ये उन्होंने कुछ इन विट्रो स्टडीज की, इन विट्रो स्टडीज में लैबोरेटरी स्टडीज की, जिसमें उन्होंने ग्लास के उसमें स्टडी किया जाता है कि लिवर सेल्स के लिए, वो लिवर में फैट सेल्स के लिए वो कौन सा चीजें कम करती हैं, फैट एक्यूमुलेशन को कौन से उसको डैमेज करती हैं, नहीं बढ़ने देती हैं, वो प्रिवेंट करती हैं। तो उन्होंने एक देखा कि जब हम इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, बेरीज का, ग्रेप्स का, प्लम्स का, और ये सब चीजें जो फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब का, तो उनका इफेक्ट जो है लिवर कैंसर को भी के अलावा, लिवर कैंसर का में तो हेल्पफुल पाया, इसके साथ ब्रेन कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, कोलोन कैंसर में, लंग्स में, माउथ कैंसर, ओवरी और प्रोस्टेट और स्टमक के कैंसर में भी उन्होंने ये बताया कि
इन विट्रो स्टडीज, वो फिर इन विट्रो स्टडीज हैं। इसको इस जो क्रेनबेरी कॉकटेल का है उन्होंने इसको, बहुत सारे फलों के जूस को अगर हम ले रहे हैं तो उनके इस्तेमाल से लिवर की प्रॉब्लम्स को और इन कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। अब लेकिन क्या स्पेसिफिक जो इंग्रेडिएंट है इसका जिससे जो है ये बीमारी कम होती है या नहीं होती है या ठीक होती है, इसको अभी उन्होंने आइसोलेट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी कंपेरेटिवली 7-8 साल पुरानी ही स्टडी है। हो सकता है अब आज की डेट में कुछ इसमें और आगे एडवांसमेंट हो गया। इसके अलावा फिर इन्हीं डिजीज के प्रिवेंशन में और डिजीज, लिवर डिजीज के रिलेटेड जो है कॉफी के बारे में भी एक स्टडी उन्होंने दी है। 1986 में नॉर्वेजियन रिसर्चर्स ने, एक ग्रुप ने पाया कि अल्कोहल कंजम्पशन से तो लिवर इन्फ्लेमेशन होता है। अल्कोहल अगर लेता है आदमी तो उसका लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है, जबकि कॉफी के सेवन से लिवर इन्फ्लेमेशन कम होता है या लिवर इन्फ्लेमेशन से होता है। इसमें कितना, जिस तरह से अल्कोहल से इन्फ्लेमेशन होता है उस तरह से कॉफी के सेवन से नहीं होता है, इन्होंने कहा। और स्मोकिंग और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के अलावा लिवर कैंसर जो है खतरा कई गुना बढ़ जाता है स्मोकिंग करने से। जो लोग स्मोक करते हैं और हेपेटाइटिस सी जिनको है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उनको लिवर कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब लिवर कैंसर के खतरे को, अब हम लोग अगर हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन लगाएं, सबको लगना चाहिए, लगता है, और हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन से अपने आप को बचाएं, और अल्कोहल के कंजम्पशन को अगर हम बचाते हैं तो 90% तक सारे विश्व में इसको, इस लिवर कैंसर को होने के खतरे को कम किया जा सकता है। ये स्टडी एक 1986 की स्टडी है। 2013 में फिर एक स्टडी है जिसमें 40 हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स दो ग्रुप्स में बांटा, जिसमें पहले ग्रुप को 1 माह तक 4 कप कॉफी रोज पीने को दी गई तथा दूसरे ग्रुप को कॉफी बिल्कुल नहीं दी गई। ये 1 माह की स्टडी है, इसको बहुत बड़ी स्टडी नहीं कह सकते हैं, लेकिन 1 महीने बाद उन्होंने पहले ग्रुप को स्टडी करके पाया कि कॉफी कंजम्पशन से उनका जो डीएनए डैमेज हो रहा था वो कम हुआ, और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स का नंबर भी कम हुआ। तो उनका क्लियरेंस होता है, जो वायरस सेल्स का जो वायरल से इन्फेक्शन है उनका क्लियरेंस बढ़ा और लिवर स्कैरिंग की प्रक्रिया कम हुई। इसका मतलब जो बढ़ रही थी तकलीफ, हेपेटाइटिस से जो तकलीफ बढ़ रही थी कॉफी के कंजम्पशन से, वहां पर वो कुछ कम हुई। अतः जिसको लिवर डिजीज हो चुका है उनमें काफी कॉफी के सेवन से आराम कुछ हो सकता है, या उनका बीमारी का प्रोग्रेशन जो बढ़ रही है उसका कुछ कम हो सकता है। लेकिन कॉफी बीन्स में भी कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो लिवर डिजीज के प्रोग्रेशन को कम करता है, अभी पता नहीं किया जा सका है, क्योंकि लगभग 1000 से अधिक कंपाउंड्स, अवयव होते हैं जो कॉफी में पाए जाते हैं। फिर भी जिन्हें फैटी लिवर डिजीज हो चुका है उन मरीजों को बिना चीनी की कॉफी दी जा सकती है ताकि उनका लिवर डैमेज अधिक बढ़ने न पाए। ये थोड़ा सा उनका सुझाव है। इसको हम, एक बहुत बड़ा स्टडी है, दिया ही जाना चाहिए नहीं है, यहाँ है कि उनको तकलीफ इस तरह की हो रखी है तो उनको कॉफी दी जा सकती है। जिनको लिवर डिजीज हो रखा है, स्कारिंग हो गई है, और जैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज है हुआ है, लेकिन कॉफी का इस्तेमाल जो होता है वो एक हैबिट फॉर्मिंग वो कॉफी होती है जो आपको अगर लेते हैं तो एक लत पड़ जाती है उसकी, जिसमें एक किस्म से फिजिकल डिपेंडेंस, आपका शरीर जो है कॉफी के लिए डिपेंडेंट हो जाता है, और कॉफी बंद कर दी अगर उसके बाद कुछ दिन तक उसको सिर दर्द है, फटीग है, काफी कमजोरी फील करता है, और डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, वो उसको अपने आप को कंसंट्रेट करने में उसको बहुत डिफिकल्टी फेस करता है, और मूड डिस्टर्बेंसेस उसको हो सकते हैं। ये भी उसमें स्टडी में उन्होंने पाया कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से प्रॉब्लम्स उसको फेस की जा सकती, करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज को देखने के बाद में यही लगता है कि लिवर डिजीज में बचाव ही सबसे प्रमुख उपचार है। अगर हम अपना बचाव करें, बचाव कैसे करें? लिवर कैंसर को, लिवर
फेलियर को और सिरोसिस को हम लोग की शुरुआत जो होती है, इन सभी बीमारियों की जो शुरुआत होती है वो इन्फ्लेमेशन से होती है, लीवर में सूजन होती है। उसी से जो शुरू में जो हम लोग देखते हैं कि उसका लीवर के एंजाइम्स बढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर लगता है कि जो हमारे यकृत के जो फंक्शंस हैं वो खराब हो रहे हैं। तो जैसे ही उसको इन्फ्लेमेशन होने लगता है तो वैसे ही लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, उसके फंक्शंस डिरेंज नजर आते हैं। तो वहां पर अगर कोई इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस ABCD हो सकता है, तो उसको फैट डिपॉजिट्स लीवर में हो सकते हैं उस केस में, और आगे बीमारी बढ़ सकती है। इसलिए और अगर वो सुई से दवाएं लेने से बचें, वो सकते हैं तो अपने को वैक्सीनेटेड रखें। और कई चीजें और हैं, अवॉइड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है, शराब और अधिक और कैलोरीज को न लें, और कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन ना करें, और सैचुरेटेड फैट्स का ज्यादा इस्तेमाल न करें, चीनी का कम से कम इस्तेमाल करें, बैलेंस डाइट लें, विटामिन मिनरल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सभी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वगैरह फ्रूट्स वेजिटेबल्स का युक्त भोजन करें। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज को भी अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। ये वही कॉमन सी चीजें हैं जो हम लोग लिवर डिजीजेज के प्रिवेंशन में, उसके ट्रीटमेंट में भी काफी हद तक देख रहे हैं। वही चीजें हमारे सबसे ज्यादा काम आती हैं। यहाँ एडिशनल जो फैक्टर आज हमने देखा कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज जो है वो भी हमें अल्कोहल से बचने के लिए लिवर को बचाना भी बहुत जरूरी है। और अल्कोहल से बहुत सारे नुकसान लिवर के तो होते ही होते हैं, उसके साथ और दुर्घटनाएं और एक्सीडेंट्स वगैरह से भी नुकसान हमारी दुनिया को, सभी पब्लिक को भुगतना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के मैं अपनी इस टॉपिक को बंद कर रहा हूँ। डॉक्टर कमलेश जी इसको कुछ और अपनी तरफ से ऐड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। ओम गुरु सत्ता को प्रणाम, सभी को प्रणाम। इतनी सारी बातें सुन के अब तो दिल घबरा गया, इसलिए अब ये दिल तो पीछा छोड़ नहीं रहा। पिछली बार आवाज आ रही है क्या ठीक से? आवाज आ रही है? हाँ जी जोशी आंटी जी, आवाज क्लियर है। हाँ, तो मुझे लगा गुरुदेव ने कहा कि फिर से अब भाई दिल जो बॉडी का सबसे इतने इम्पोर्टेंट पार्ट है, दिल और दिमाग, उस पर थोड़ी सी और बात करो, क्योंकि इतने लंबे लंबे टॉपिक्स हैं ना कि एक दो बार में इसमें हो भी नहीं सकती। तो आज हम थोड़ी सी बात दिल पे और कर लेंगे। लिवर से रिलेटेड जो भी और चीजें हैं एंशिएंट हमारी विजडम के अकॉर्डिंग, उसको अगली बार करेंगे। तो पिछली बार रह गया था थोड़ा सा। तो दिल की बीमारियों के लिए जो हमारे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है हमारे प्राचीन ज्ञान के हिसाब से, एक तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ये भी काफी अच्छा काम करता है ब्लड प्रेशर हाई में और भी दिल की बीमारियों में। तो वो जो वात पित्त बिगड़ जाता है, और संग में जिनका मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल, मेद धातु बिगड़ जाती है, रस और दो 7 धातुएं होती हैं ना हमारी, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र। तो जो शुरू की जो रस और वो रक्त धातु जब बिगड़ गई और मेद संग में बिगड़ गया, तो उससे उसके इम्बैलेंस से ये सब हो जाता है। तो आयुर्वेद इसको फिर ठीक से बैलेंस कर देते हैं, तो उससे भी काफी अच्छा फर्क पड़ता है। तो किसी को जरूरत पड़े तो उसके लिए भी आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, सब हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस तो सभी में बताए गए हैं। तो जो कुछ हो सकता है उसको हम करेंगे, मतलब लोगों को सजेस्ट करेंगे जिसको जरूरत है। ऊपर से अभी कितनी अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल हीलिंग की वो चल रही है टेक्निक्स। माउंट आबू में मैंने पिछली बार भी बताया था, वो बिल्कुल ईश्वरीय शक्ति से और भगवान की एनर्जी से, हीलिंग एनर्जी से पूरे ब्लॉकेजेस खुल जा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में उसका तहलका मचा हुआ है, और भी काफी जगह। और लाइफस्टाइल चेंजेस से काफी जगह पे ये हो गया, खाना पीना बदल के बिल्कुल, जिनके इसमें सारी एथेरोस्क्लेरोसिस थी और सारी आर्टरीज बंद थी, 90% तक ब्लॉकेजेस थे, सारे खुल गए हैं बिना किसी ऑपरेशन के। उनके पहले की रिपोर्ट से स्टडी की गई है, बाद की। तो कोई भी ऑपरेशन कराने से पहले या उससे पहले इन सब चीजों को ट्राई कर लें अगर किसी को जरूरत है या लोगों को बताना है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ये सब तरह के हैं। और फिर हमारे भारत में इतनी बढ़िया शास्त्रीय संगीत चिकित्सा इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसमें हमारे जितना ये जो सामवेद है उसमें तो सारी नाद और ये सब है, शास्त्रीय संगीत है। नारद जी ने पहले खुद ही नारद संहिता लिखी और कितने सारे ग्रंथ हैं, और जिसमें पूरा वर्णन है कि शास्त्रीय संगीत के हिसाब से रोगों को कैसे ठीक किया जाता है। हमारे नाद योग है, अब आज समय की कमी हो गई, अगली बार उस पर बात करेंगे जो शाम को होता है। तो इसके बहुत सारे राग हैं, उनको सुनने से आप पहले चाहे बीपी चेक कर लीजिए, आधे घंटे सुनने के बाद बेशक बीपी चेक करिए, बहुत डिफरेंस पता चल जाएगा।
तो बहुत सारे राग हैं, राग वृंदावन सारंग, दरबारी, मतलब बहुत सारे सब पर आधारित गीत हैं हमारे पास। तो उन सब का भी फायदा उठा सकते हैं जिनको ये हर हर बीमारी के लिए अलग अलग शास्त्रीय संगीत हमारे भारतीय राग हैं, उनको भी हमें मालूम होना चाहिए। फिर दूसरा एस्ट्रो एनालिसिस है, जन्मपत्री के हिसाब से भी कुंडली एनालिसिस करवाने से भी इसमें काफी ग्रहों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ग्रह सूर्य जो है वो काफी पावरफुल शक्तिशाली ग्रह हैं और हृदय रोग के कारण कारक वही माने जाते हैं। तो सूर्य आराधना हमें करनी है, उनको बैलेंस रखना है। मंगल जो है रक्त को प्रभावित करता है, और शनि मतलब ये कुछ ऐसे, और चंद्रमा, मन खराब हुआ तो फिर वैसे ही सब कुछ खराब होने लगता है। तो उन सबको बैलेंस करके एस्ट्रो एनालिसिस करा करके भी उन हेल्प ली जा सकती है। और स्पिरिचुअल हीलिंग जो हमने आध्यात्मिक चिकित्सा में पढ़ा था, क्योंकि अब बहुत सारे रोग इसी कारण से होते हैं कि ये दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक अगर कष्ट है तो आध्यात्मिक चिकित्सा से ही वो ठीक होगा। तो ये तो अभी हो गई इन शॉर्ट, और बाद में कभी फिर टाइम होगा तो फिर कर लेंगे। और पित्त जो है जिनका बिगड़ा होता है वो, उनको हमेशा इस तरह की ये चीजें होती रहती हैं, लिवर से रिलेटेड भी, और इसलिए पित्त को शांत रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, और जितना हो सकता है इन सब पर हमें ध्यान देना होगा। अब है, चल तो रही थी दिल की बात, अभी दिल तो पीछे छोड़ता नहीं। अब देखिए, मैं बैठ के सोच रही थी कि दिल कैसी चीज है, कि कितने उस पर गाने, कविताएं बनी हुई हैं। दिल टूट गया, दिल खो गया, दिल चोरी हो गया, टुकड़े हजार हुए, दिल दे दिया, दिल ले लिया, दिल छोटा मत करो, दिल बड़ा करो, ये पर कौन सा दिल, उसमें क्या चीज है? हो गया, चोरी हो गया, तब भी वो चीज तो वहीं पर है, उतना ही वेट है उसका, वो वैसे ही काम कर रहा है। तो क्या चीज है? चोरी हो गया, दे दिया, तो भी वो वहां पे वहीं पर अवेलेबल है। तो जो फिजिकल पार्ट है वो अलग है, उसके लिए अलग ही ट्रीटमेंट है। पर लेकिन ये जो हमारा इमोशनल पार्ट है, जो जो भावनाओं का केंद्र, वो क्या है? जो खो जाती है, मिल जाती है, चोरी हो जाती है, वो सब क्या है? वो एक अलग जो है सूक्ष्म एनर्जी है, जिसको भावना, प्रेम या क्या जो भी कहें हम, तो वो उसको इफेक्ट करती है फिजिकल ऑर्गन को। आप देखिए, जिनको ये सब भावनात्मक प्रॉब्लम होती है, उनके हार्ट चक्र खराब हो जाते हैं, दिल की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई, ये सब हो जाता है। तो उस पार्ट पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस एक बस फिजिकल उसको लेके चलती है, सिर्फ शरीर को लेके चल रहे हैं। लेकिन जो ये बहुत कुछ जो हिडन है, जो असली कारण है, उसकी तरफ को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। भौतिक चक्र जो है सूक्ष्म भावना का केंद्र है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करें? उसके लिए हमें माता जी एक मेडिटेशन कराएंगी आज, और उस पर हम लोग ये जनरल चीजें तो सब करनी है, दिखाना भी है, अपने टेस्ट वेस्ट भी कराने हैं उसको ठीक रखने के लिए, योग प्राणायाम और ये जो भी कुछ तरीके हैं हमारे भारतीय इसमें विद्याओं में, एंशियंट विद्यम पर आधारित, उन सबको करना है। खान पान तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, पर ये सब फिजिकल ऊपर से करने वाली चीजें, अंदर वाली चीजें जब तक नहीं करेंगे तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए तो ये होता है कि हम सुनते हैं कि अरे वो तो इतने थे, इतने अच्छे थे, इतनी लाइफ स्टाइल उनकी अच्छी थी, बड़े सात्विक भोजन करते थे, ये करते थे, ये करते थे, फिर भी उनको ये सब क्यों हो गया? वो कारण तो उस तरफ सबको पता नहीं है। तो इन सब चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब माता जी हमें अभी, क्योंकि समय की कमी, इसलिए शॉर्ट में हम एक मेडिटेशन करेंगे। अब इसको बहुत ही अच्छा आप रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हृदय चक्र को हमें अच्छा करना है। जैसे हम जान चुके हैं कि ये सब भावनाओं का केंद्र है, जितनी नकारात्मक भावनाओं से ये बिगड़ जाता है, तनाव, गुस्सा, क्रोध, ये सब हम समझ ही गए हैं, उनसे बिगड़ जाता है। और पॉजिटिव जो है हमारे जो दैवी गुण हैं, अगर उनसे रिप्लेस किया जाए तो ये ठीक हो जाता है। इसका इम्बैलेंस जो है, और ज्यादातर लोगों में आजकल क्या है कि हृदय चक्र बिल्कुल बंद है, और ये सबसे लास्ट में खुलता है, जब बचपन में ये बताया गया है प्राणी विज्ञान में। और ये सहस्त्रार चक्र, अब आपने कितनी बार देखा होगा, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं लोग, जज हैं, वो हैं डॉक्टर, बड़ी बड़ी पोस्ट पे, बहुत ही बड़े, मतलब अगर उस हिसाब से देखें तो उनका IQ बहुत ही अच्छा है, इसलिए बड़े, लेकिन वो भावनात्मक रूप से उनका EQ जो है, इमोशनल क्वेश्चंट, सोशल क्वेश्चंट, स्पिरिचुअल क्वेश्चंट, जो 4 तरह के बताए गए हैं, वो बिल्कुल 0 है। वो घर में अलग ही तरह का व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कितनी तरह की मतलब खराब बिहेवियर है उनका। तो उसका क्या कारण है? यही है कि हृदय चक्र उनका डेवलप नहीं हुआ है, या इम्बैलेंस्ड है, या खराब है। वो घर में बड़े कठोरता का व्यवहार करते हैं, बाहर अपने फील्ड में बड़े अच्छे हैं, बहुत ही ऊंचे हैं। तो इन सब का कारण यही है। तो अब ये हम लोग बात करेंगे कि दिल की बातें हो रही है, अब माता जी के उसमें हम चलते हैं।
परम वंदनीय माता जी हमारे को ऊपर से, क्योंकि माता जी इसलिए आ रही है, उन्होंने कहा माता है चंद्रमा और मन का कारक है, और ये सब भावनाएं संचालित मन से होती हैं। आजकल हम लोग स्वाध्याय में मन के बारे में भी इतना कुछ पढ़ रहे हैं, तो बड़ा आनंद आ रहा है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि हमें जहाँ भी हैं आप लोग, जहाँ ठीक समझें वहां पर, जहाँ जिसको अच्छा लगे, चाहे हिमालय में जाके बैठ जाइए, चाहे शांति कुंज जाके बैठ जाइए, और ईश्वर इष्ट जिनको गुरु जिनको भी जानते हैं और मानते हैं, जहाँ आपका पूरा मन लगता है, जहाँ पूरी श्रद्धा और विश्वास है, वहां पर जाइए, उनके छत्र छाया में, उनके संरक्षण में बैठ जाइए आराम से। गहरी लंबी सांसें लेंगे हम लोग, हृदय मुद्रा लगाएंगे या फिर ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, पूरी तन्मयता से हम विजुअलाइज करेंगे ये सब चीजों को। कि देखेंगे कि माता जी कमेंट्री दे रही हैं, ईश्वरी शक्ति सफेद एनर्जी बीम जो है हमारे ऊपर जो है प्रकाश के रूप में, ईश्वरी प्रकाश, लाल पीला नीला हमें इमेजिन नहीं करना है, ये सबसे सेफ जो है व्हाइट है। ईश्वरी शक्ति सफेद प्रकाश के रूप में हमारे ऊपर बरस रही है। अगर जिनको सहस्त्रार चक्र नहीं पता है, कोई बात नहीं, वो बारिश कर लें, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, थोड़े प्रभु प्रेम में हम भी भीग लें। ईश्वरीय प्रेम जो है हमारे सहस्त्रार चक्र से प्रवेश कर हृदय चक्र पर आकर फैलता जा रहा है। तो दोनों हाथों, क्योंकि ये जो हृदय चक्र है इतना इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, सब इन्हीं के माध्यम से की जाती है। ऊपर सहस्त्रार चक्र से जो पॉजिटिव एनर्जी, जो ईश्वरीय शक्ति हीलिंग एनर्जी है, वो उसी से आती है और फैल के हमारे हाथ के चक्रों में, हथेली के चक्रों में आके उसके माध्यम से फिर बाहर जाती है। जितने आशीर्वाद वगैरह दिए जाते थे। और हाँ, हृदय चक्र पैटिंग जो है, हमारे बड़े लोग जो पीठ थपथपाते थे ना, उससे भी अच्छा हो जाता है। तो सब एक दूसरे की पीठ या अपनी पीठ थपथपाते रहें अच्छा करने के लिए। फैलता जा रहा है। बहुत कुछ लोगों के हाथों में हो सकता है सेंसेशन भी हो, कुछ ऐसे हथेली में कुछ चुनचुनाहट या कुछ स्पंदन या खुजली या गर्मी, कुछ भी हो सकता है अगर भगवान ने चाहा तो वो ईश्वरी शक्ति हमारे ऊपर प्रवाहित हो रही है। और ये सब जो शक्ति जो है क्या लेके आ रही है हमारे संग? ईश्वरी शक्ति प्रभु प्रेम से भरपूर है, वात्सल्य से भरपूर है, खुशी, शांति, सुख, गहन शांति की पूरी शक्ति हमारे ऊपर ये बौछार के रूप में बरस रही है। हमारा हृदय चक्र भीग रहा है, हृदय फिजिकल हार्ट भी भीग रहा है, हृदय चक्र भीग रहा है। सभी नकारात्मक भावनाएं, अवांछित, जिनको हम नहीं जानते लेकिन निकल नहीं पाती वो हमारे से, दूषित, दुखदाई जितने भी भाव हैं, वो सब ईश्वरीय कृपा की शक्ति से, पॉजिटिव एनर्जी से प्यूरिफाई हो रहे हैं। सब कन्वर्ट हो गए हैं किसमें? पॉजिटिव एनर्जी में, शुभ ऊर्जा में। हीलिंग एनर्जी जो है वो ऊपर से हमारे ऊपर काम कर रही है, सारे नकारात्मक को खत्म करके पॉजिटिव एनर्जी से हमें भरपूर कर रही है। और जिसकी हमें आवश्यकता है, गहन शांति, प्रेम, करुणा, दया, जितने दैवी गुण हैं वो उसने सब कुछ को उसमें कन्वर्ट कर दिया है। हृदय गहन शांति, असीम प्रेम, दैवी सुख और आनंद से भर गया है। हृदय चक्र प्योरीफाई हो गया है, बिल्कुल प्योरीफाई हो गया है, बैलेंस हो गया है और चार्ज हो गया है। उसको हम विजुअलाइज करेंगे कि स्वस्थ हो गया है, सुडौल हो गया है, संतुलित और शक्तिशाली। संतुलित होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कंजेशन हो गया, ज्यादा एनर्जी तो भी गड़बड़ है, तो असंतुलन तो हर जगह नुकसान ही करता है। और उसी इस भाव में हम देखेंगे। और जो फिजिकल हार्ट है हमारा, वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, और हृदय चक्र ठीक होगा तो वो भी स्वस्थ हो जाएगा। अब प्रभु प्रेम से छलक रहे हृदय को क्या करना है हमें? छलक गया है, उसको छलका दीजिए, बरसा दीजिए। कहाँ? प्रभु प्रेम की सरिता, शांति की बारिश कहाँ? संसार के सभी के लिए आप बहा दीजिए। गहरी शांति संसार में सभी के लिए, प्रकृति, प्राणी, मनुष्यों को जिनको जरूरत है, जो प्यासे हैं प्रभु प्रेम, उनके लिए आप बहा दीजिए, बहा दीजिए, बहा दीजिए। प्रभु प्रेम की सरिता को बहाते जाइए और दातापन का आनंद लीजिए, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। हम कोई जमाखोर तो है नहीं जो अपने पास जमा करके रखेंगे। हमें ऊपर से मिल रहा है तो हमें दूसरों को देना है। गहरी शांति प्रेम का आनंद लेते रहना है। और फिर हमें प्रभु से, गुरु से प्रार्थना करनी है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए जितनी हमें एनर्जी की जरूरत है, आपकी जितनी कृपा की जरूरत है, जितनी पॉजिटिव है, उतना ही हमारे पास रहे। बाकी सब आप ब्रह्मांड में सबके भले के लिए दे दीजिए। दोनों हाथों को हम लोग आकाश की ओर आशीर्वाद मुद्रा में या देने के भाव में इस तरह से रखेंगे और ये भावना करेंगे कि जितनी ऊपर से एनर्जी आ रही है वो सब जो है
सारे ब्रह्मांड में फैल रही है, उससे लोगों का भला हो रहा है। पशु पक्षी प्राणियों, प्रकृति, मनुष्यों, जिनको भी जरूरत है उन सबको जो है मिल रही है। और हमेशा दातापन की उसमें आनंद में आप रहिए और प्रभु की हीलिंग एनर्जी हम सबको देते रहेंगे। और हमें जमाखोरी बिल्कुल नहीं करनी है, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है, क्योंकि हम देने वाले, हम देवता हैं, देने वाले दाता के बच्चे हैं, इसलिए देते जाइए देते जाइए। जब हमें आवश्यकता होगी अपने आप मिल जाएगी। ये अब ईश्वर देव, अब देव शक्तियों, गुरुओं से सबसे प्रार्थना करेंगे कि हम सबका धन्यवाद करेंगे। ईश्वर, देवताओं, गुरुओं, ब्रह्मांड की सभी कल्याणकारी शक्तियों, जितना भी, क्योंकि लिस्ट लंबी है इसलिए जो है सारा आप अपने आप कर लीजिएगा इसको बाद में। और सबको इस तरह से हम लोग सबको करेंगे और इसी भाव में बिल्कुल आराम से रहेंगे कि हमारा हृदय चक्र बिल्कुल ठीक हो गया है, हम प्रेम, शांति, करुणा से और देवी गुणों से भरपूर हो गए हैं। हमारे फिजिकल सारी प्रॉब्लम भी जो हार्ट से रिलेटेड थी वो सब ठीक हो गई हैं। ये वैसे भी एक बीच का चक्र है, इसलिए ऊपर के चक्र इसको ठीक होने से वैसे ही बैलेंस हो जाएंगे और नीचे वाले भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो हम उसी भाव में, धन्यवाद के भाव में भर के जो है दिन भर अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छा सोचेंगे और इसी भाव में रह के धन्यवादी और आभार व्यक्त करते रहेंगे। सभी को शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सब स्वस्थ रहें, खुशी रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। थैंक यू। टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी आंटी जी, जोशी अंकल जी। बहुत ही यूजफुल आज की सेशन रहा। किस तरह से लीवर की प्रॉब्लम्स जनरेट होती है बॉडी में, क्या क्या चीजें हैं जो गलतियां हम करते हैं खान पान में, रहन सहन में, और किस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है हमारी बॉडी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहा आज। निश्चय हम सबके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। जिनके भी जो भी सवाल हैं, अपने पास 10 मिनट का टाइम और है, अपने अपने सवाल जरूर रखें। कुछ भी अगर टॉपिक से हटकर भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अपने अपने सवाल अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मंजू आंटी जी, आपने अनम्यूट किया है, आपके कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ हाँ, पहले तो मैं कहूँगी आज बहुत अच्छा आप लोगों ने समझाया। बहुत कुछ जो हमारे शरीर में हो रहा है हमें नहीं पता। मेरे कुछ क्वेश्चन है। मेरे को एक तो मैं 77 कंप्लीट होने वाली हूँ, तो मेरे को बीपी है एंड थायराइड है, ठीक है। एंड 21 में कोविड हो गया था। उसके बाद मेरा वेट 5 kg डाउन हो गया है और वो किसी तरह नहीं बढ़ता। और वैसे मेरा जैसे वॉक करती हूँ, मेडिटेशन, प्राणायाम सब कुछ चलता है। तो कोई डाइजेस्टिव के लिए हम लीव 52 या कुछ ले सकते हैं? एंड सेकंड, आज के उससे जरा हटके है, किसी किसी टाइम बेटे ना दोनों कान में ऐसे सुन सुन अजीब सा फील होता है। वो थोड़े टाइम होता है फिर ठीक हो जाता है। बाकी मेरे ये 2 ही क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, प्रणाम। ये जो आपने 77 एज बताई है और कोविड के बाद बहुत सारे फंक्शंस थोड़ा इम्बैलेंस भी हो जाते हैं, थोड़ी बड़ी एज के वजह से भी कई चीजें गड़बड़ हो जाती हैं और ये हमारे एनर्जी सिस्टम, चक्र वगैरह भी बाद में जो है कुछ थोड़ा वीक हो जाते हैं। तो आपने चेकअप तो सारा कराया ही होगा उस सबसे रिलेटेड कि किस वजह से क्या हो रहा है। जो फिजिकल चेकअप होते हैं हमारे, वो पैरामीटर्स आपके शायद ठीक ही होंगे, कराते ही होंगे कि लिवर से रिलेटेड क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो टिनिटस होता है कान में, जो इसकी आवाज आती है वो टिनिटस बोलते हैं, वो भी कभी कभी उसकी वजह से हो जाती है, कान में जो है इंटरनल ईयर की प्रॉब्लम की वजह से। तो ईएनटी चेकअप बताने वाले हमें बता देंगे, वो हमें उसके बारे में देखना है। तो फिजिकल आपके अगर सब कुछ ठीक है तो फिर यही है, थोड़ा सा योग प्राणायाम वगैरह करके ही थोड़ा, जो आजकल थेरेपिस्ट होते हैं, योगा थेरेपिस्ट, वो आपकी पूरी रिपोर्ट्स देख के
उसके बाद में आपको सजेस्ट करते हैं। जो कान की प्रॉब्लम है उसके लिए भी 2-3 प्राणायाम है जो कान बंद करके, एक तो भ्रामरी वगैरह से भी काम होता है, कुछ और भी हैं कान के लिए जो कान को बंद करके मुंह को फुला के, वो सब उसमें यूट्यूब पर भी हैं, उनसे भी कई बार बहुत अच्छा फर्क पड़ जाता है। और जो टिनिटस के लिए जो है वो ईयर का आइडोमेट्री करनी पड़ती है कि इंटरनल ईयर में प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, पर उसका भी अगर बस सिर्फ हमें पता करना है तो इलाज तो बहुत सारे हैं अपने आयुर्वेद में भी, योग में भी, प्राणायाम में भी, उन सबको देखना पड़ेगा। डाइजेशन के लिए आप जरूर चेक करा लीजिए, लिवर हो गया अगर बहुत दिक्कत है, और वेट कम के लिए क्या कारण है वो तो सारा आपने डिटेल चेक करवाई होगी तो उससे थोड़ा पता भी चल जाएगा। तो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट जो है आपको सलाह दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर आदमी की अपना शरीर अलग होता है, मन अलग होता है, सारी फिजिकल कंडीशंस अलग होती हैं रिपोर्ट के हिसाब से, पर लेकिन जो है हमें ध्यान तो देना ही पड़ेगा कि क्या कारण है, कारण पता चलेगा तो निवारण भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपने डाइट पर अपना किसी डाइटिशियन से सलाह लेके, न्यूट्रिशनिस्ट से, उसको पूरा ठीक कर लीजिए। कई बार हमारे खान पान में होती है कुछ कमी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा हो जाता है। और आइडियल वेट अगर आपका ठीक है, मतलब आपकी हाइट के हिसाब से अगर सब ठीक है, दूसरा आयुर्वेद कहता है कि हमारे बड़ी उम्र के बाद में 50 के बाद में धातु क्षय हो जाता है। धातु मतलब जो 7 धातु में बनती हैं, ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा यंग एज में काफी स्थूलते थे और वो थे, बाद में अपने आप ही बहुत ही दुबले पतले से हो गए हैं, तो वो भी एक कारण होता है, धातु का क्षय हो जाता है। तो आयुर्वेद भी इसमें काफी अच्छी हेल्प करता है, वो भी आजकल सब रिपोर्ट्स देख के उसके बाद में फाइनल करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, आई थिंक इससे कुछ समाधान हुआ होगा आपको। जी हाँ, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं? मैं एक क्वेश्चन रखूंगी जोशी आंटी जी से कि आंटी जी, जैसे अंकल जी ने बताया कि खान पान का इम्बैलेंस होना लीवर को इम्पैक्ट करता है, तो ऐसा कोई आयुर्वेदिक टिप, जैसे सुनने में आया है कि जो जीरे का पाउडर को पानी में डाल के रात भर रखने से, उसका पानी पीने से इट इज वेरी गुड फॉर द लिवर, इस तरह से कुछ मुद्राएं या कुछ कलर्स जो लीवर, और चक्र कौन सा है? मेरे ख्याल से नेवल चक्र ही होगा जो कि लीवर को इम्पैक्ट करेगा, या हार्ट चक्र के आसपास, जैसे हाँ चक्रों का एक तो सिस्टम है, ये सब इंटरकनेक्टेड है बिल्कुल। एक चक्र खराब हुआ, मान लो थायराइड की प्रॉब्लम अभी जैसे बहन जी बता रही थी, तो थ्रोट चक्र खराब हुआ, उसने नीचे को एनर्जी, बैड एनर्जी जो है, अगर हम उसको क्लीन नहीं करते हैं, पता ही नहीं है लोगों को ना कि ये भी एक है, हम तो फिजिकल बॉडी को ही देखते रहते हैं, बस इसी को जो कुछ करना है करते रहते हैं, पर ये एनर्जी सिस्टम बिगड़ा रहता है एक्चुअली। वो नीचे बैड एनर्जी आती है, वो हार्ट चक्र पर पहुंच जाती है, वहां से लुढ़की है वो हमारे इस पर मणिपुर चक्र। तो लिवर से रिलेटेड जो उसके आसपास के ऑर्गन है, मणिपुर चक्र है, और हार्ट की बैड एनर्जी भी वहां पे जाती है। लिवर के अपने भी चक्र होते हैं, तो वो सबको भी हमें ठीक रखना, साफ रखना होता है, मतलब डेली की डेली, जैसे हम अपने भौतिक शरीर को ऊपर से साफ करते हैं, देह साबुन और वो, लेकिन उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो ऑरा और ये सब चीजें, अब वैसे तो हमारे सिस्टम में जो हमारे ये जो हमारा सनातन धर्म है उसमें बहुत सारी विधियां, जो अभी हमने मेडिटेशन किया, या ऊपर से हम प्यूरिफाइंग एनर्जी ईश्वर की लेते हैं, ये बहुत सारे तरीकों से पहले ही हमारा ये जो आभा मंडल ज्यादातर साफ हो जाता है, धूप अगरबत्ती, अग्नि तत्व संतुलित हो जाता है, बहुत कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन उसकी खास टेक्निक मुझे तो लगता है सबको सीखनी ही चाहिए, और बैड एनर्जी की ग्राउंडिंग भी करती रहनी चाहिए, और जिससे कि हम इस सिस्टम को ठीक रख सकें, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है। जब आखिर में ये बात सारी हमारी समझ में आई, और दूसरा ये सारे कोश जो है, पंचकोश, इनका भी बहुत बड़ा रोल है, वात पित्त कफ है, इसके इम्बैलेंस का भी बड़ा रोल है, ये पंच तत्व बिगड़ जाए उनका भी रोल है। तो हमें सारी चीजों को समझ के समग्र रूप से अगर हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जीरे का पानी में बहुत सारी जड़ी बूटियां, एक किताब है अपने पास जड़ी बूटी वाली, 2-3 है, शांति कुंज से हम लोग काफी बांटते हैं उनको, वो बहुत बढ़िया बढ़िया है। जीरे का पानी बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, और ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा ही होता है, रात को पीते हैं तो। और क्योंकि हर वस्तु जो है हमारे यहाँ वो जुड़ी हुई है किसी न किसी से, किसी गुण से, वात पित्त कफ से, कोई किसी को संतुलित करती है, जैसे शहद है, वात वो कफ को सबसे पहले बहुत अच्छा काम करता है, फिर वात पर, फिर पित्त पर, फिर थोड़ा सा वात को भी करता है, पर ये 3 मिलजुल के बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, कभी होगा, अभी मेरा वो रह गया जो हमने पिछली बार लिस्ट बनाई थी, जिसमें कि हमने सारी की चुकंदर और ये सब, उसके बारे में थोड़ी डिटेल बतानी थी कि कौन सी चीज को कैसे खाना है और उसमें क्या नहीं करना है। ये हम अगली बार ले लेंगे, और इससे रिलेटेड फिर उसी में ऐड कर लेंगे,
तो ये ऊपर की चीजें तो करती रहनी है हमने, वो बहुत सारे लोग जानते हैं, उसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, किताबें हैं, यूट्यूब पर है, यहाँ वहाँ, उसको हम लोग नोट कर करके, और हमारी प्रकृति क्या है, हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये शरीर 2-3 प्रकृति, वात पित्त कफ के बैलेंस का ही बना हुआ है। ज्यादातर 2 गुण एक संग काम करते हैं, एक डोमिनेटिंग और एक थोड़ा सा वो। तो हमें जो भी कुछ खाना पीना है वो सब उसको समग्र सोच के करना चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है। एक फैमिली में आयुर्वेद तो कहता है सबके अलग अलग है वात पित्त, तो उनको अलग अलग हिसाब से खाना चाहिए, पर ये पॉसिबल तो है नहीं। एक फैमिली में 4-6 मेंबर्स हैं तो वो सब अलग अलग खाना बनाएंगे, पर कोशिश ये करेंगे कि वो सभी कुछ बैलेंस में आ जाए। कई चीजें हैं जो कई कई तत्वों को संतुलित करती हैं, तो उसकी नॉलेज हम ज्यादा से ज्यादा गेन करें और फिर उसको यूज करें। तो अगली बार हम लोग लिवर और उसके ऊपर करेंगे, और मणिपुर चक्र तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको अगली बार सारा कोशिश करेंगे। और जिनको कुछ और पता है, देसी नुस्खे पुराने, वो सब चीजों के उसके बारे में भी जिसको भी पता है वो सब शेयर करें जनहित में। कोई भी चीज किसी को पता है कहीं से अच्छी ऑथेंटिक सोर्स से मिलती है तो हमें शेयर करनी चाहिए। ये सब काम जनहित में तो हो रहा है ना जी। तो अगली बार बात करते हैं। जी आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं नीरू से, किसी और का कोई क्वेश्चन है? मेरी आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही होगी क्योंकि मैं वॉक करते हुए ये सेशन को सुन रही हूँ। और अभी किसी का क्वेश्चन है तो अब वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नीरू से रिक्वेस्ट करूंगी कि आहुति का क्रम और शांति पाठ करें। बहुत बहुत फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जोशी अंकल जी, जोशी आंटी जी। मेरे ख्याल से किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्रावती देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्रावती, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। शांति पाठ करते हैं।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को 5:40 पर सामूहिक चालीसा पाठ में आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आप सभी का इंतजार रहेगा। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव।